हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की, हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की बात करने वाले हैं हम लोग। और जो क्लास है वो हम लोगों की अर्थशास्त्र की क्लास चल रही है। अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासों में अर्थशास्त्र को कर लिया है कि अर्थशास्त्र में क्या क्या बातें होती हैं, अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्र के प्रकार कितने होते हैं, इन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या होती हैं। इन सभी को ध्यानपूर्वक हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा है और उनके एमसीक्यू भी आप लोगों को मैंने तीसरी नंबर की क्लास में कराए हुए हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए उन क्लासों को। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर हम लोगों की 4 रहने वाली है। क्लास नंबर 4 की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्लास में हम लोग चौथी नंबर क्लास में आज हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग अर्थशास्त्र में करने वाले हैं अर्थव्यवस्था से आशय और आर्थिक समस्या हम लोगों की क्या होती हैं। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी भी बात हम लोग करने वाले हैं। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में अगर हम लोग बात करते हैं तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होती हैं, आर्थिक समस्या क्या होती हैं, केंद्रीय समस्याएं कितनी होती हैं और किस प्रकार से हम लोग उनका वर्णन करते हैं, वो मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा। लेकिन आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था से आशय और आर्थिक समस्या। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याओं की आज हम लोग बात करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था क्या होता है इसको समझते हैं, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है इसको ध्यानपूर्वक समझते हैं और एक अगर लाइन में अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो उसको भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। सबसे पहले अर्थव्यवस्था का आशय लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था का आशय, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो सभी राज्यों की सभी देशों की अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है। कोई की पूंजीवादी होती है, किसी की समाजवादी होती है और किसी की मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था होती है। लेकिन हम लोग अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। जैसे मान लो कि ये भारत का एक नक्शा है, ठीक है, भारत का एक नक्शा है और इसके अंदर व्यक्ति रहते हैं। अब व्यक्ति जो रहते हैं वो एक्टिविटी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आजीविका को प्राप्त करने के लिए वो क्रियाएं करते हैं। अब जो क्रियाएं वो करते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, तो ये सभी जो हैं वो ये जो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के व्यक्ति, सभी नहीं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं, तो उसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। और लिखा हुआ है कि आर्थिक क्रियाओं का स्तर जो होता है वो अर्थव्यवस्था की प्रकृति को बताता है। आर्थिक क्रियाओं का जो स्तर होता है कि पूंजीवादी होगी व्यवस्था या फिर समाजवादी होगी या फिर मिश्रितवादी व्यवस्था होगी, तो आर्थिक क्रियाओं का जो स्तर होता है वो अर्थव्यवस्था का नेचर बताता है कि मैं किस प्रकार की, हम लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है। आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर भी अर्थव्यवस्थाओं को अल्प विकसित तथा विकसित क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था किसी न किसी आर्थिक प्रणाली के अधीन आर्थिक क्रियाओं का संचालन करती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार आर्थिक प्रणाली को प्रकृति के आधार पर बांटे जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि आर्थिक क्रियाओं, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग अगर पढ़ते हैं दोबारा से, कि आर्थिक क्रियाओं का स्तर जो होता है वो अर्थव्यवस्था की प्रकृति को हमें बताता है। कि आर्थिक क्रियाएं मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रियाओं को हम लोग 4 भागों में बांट कर रखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था। पिछली क्लासों में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए। आर्थिक क्रियाओं का स्तर जो होता है वो इसमें लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित तथा विकसित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था, कुछ देशों की जो अर्थव्यवस्था होती है वो अल्प विकसित होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं कि अभी अल्प विकसित है। और विकसित देश अलग होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, और विकसित देश अलग होते हैं। वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था किसी न किसी आर्थिक प्रणाली के अधीन
आर्थिक क्रियाओं का संचालन करती है। प्रत्येक जो अर्थव्यवस्था होती है वो किसी न किसी आर्थिक प्रणाली का जरूर उपयोग करती होगी और उन्हीं के द्वारा ही आर्थिक क्रियाओं का संचालन करती होगी, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं के द्वारा ही आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं कि धन प्राप्ति के लिए हम लोग जो क्रियाएं करते हैं उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा था, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के प्रकार जो होते हैं वो आर्थिक प्रणाली को प्रकृति के आधार पर बांटे जाते हैं। तो इतनी बात मैंने आप लोगों को बताई। और एक लाइन में अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसमें बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां असीमित इच्छाओं, क्योंकि मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो असीमित होती हैं, असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध होते हैं। सीमित संसाधन उपलब्ध हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मैंने अभी आप लोगों को पूरी बातें अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था को पढ़ने के बाद हम लोग बात करते वाले हैं कि अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं कि अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणाली ऐसी संस्थाओं का ढांचा है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होती है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था जो होती है वो किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होती है, जिन्हें हम 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला जो भाग लिखा हुआ है उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था भी इसे कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और दूसरी जो अर्थव्यवस्था लिखी हुई है उसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात नियंत्रित अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं। और लास्ट जो है वो लिखी हुई है यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो इसको याद रखिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली जो अर्थव्यवस्था लिखी हुई है तो उसको हम लोगों ने क्या कहा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अथवा इसे क्या कहा है? अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि पूंजीवादी का मतलब होता है कि जो हम लोग जैसे मान लो कि उत्पादन करते हैं, ठीक है, उत्पादन करते हैं तो किसी ना किसी वस्तु को तो हम लोग लगाएंगे, वस्तु को लगाएंगे या फिर कोई चीज़ लगाएंगे। तो उत्पादन करने में उत्पत्ति के साधन लगाए जाते हैं। तो उत्पादन करने में क्या लगाए जाते हैं? उत्पत्ति के साधन, उत्पत्ति के मान लो हम लोगों ने साधन लगाए, ठीक है। उत्पत्ति के साधन कौन कौन से होते हैं? तो आपने लगाया है भूमि, लगाई है आपने, क्या लगाया है? भूमि, ठीक है, भूमि लगाई है, पूंजी लगाई है और क्या लगाया है? और आपने श्रम लगाया है और आपने उद्यम लगाया है, उद्यम, ठीक है। तो ये 4 चीजें मान लो हम लोगों ने उत्पत्ति के साधनों में लगाई हुई हैं। तो भूमि का जो एक तरीके से हम लोग भूमि के रूप में, आप लोग जैसे मान लो भूमि यूज करते हैं तो बदले में क्या देते हैं? तो भूमि के रूप में हम लोगों ने किराया दिया होगा,
किराया दिया होगा। पूंजी के रूप में हम लोग ब्याज देते हैं। श्रम के रूप में हम लोग मजदूरी देते हैं। श्रम के रूप में क्या देते हैं? मजदूरी देते हैं, वेतन देते हैं। उद्यम के रूप में हम लोग क्या देते हैं? उद्यम के रूप में तो हम लोग उद्यम के रूप में देते हैं लाभ। तो उत्पत्ति के साधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। तो इनको हम लोगों ने लगा के कोई ना कोई वस्तु बनाई, ठीक है। अब ये जो साधन होते हैं, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो साधन होते हैं, ये सभी के सभी एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति के हाथों में होते हैं। तो उसे बोलते हैं निजी व्यक्ति। निजी व्यक्ति के हाथों में अगर कोई साधन होते हैं तो उससे जब हम लोग निजी व्यक्तियों के हाथों में होंगे तो हम लोग उसे प्राइवेट कहेंगे। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के कुछ विद्यालय जो होते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, और कुछ विद्यालय जो होते हैं वो निजी विद्यालय होते हैं। निजी विद्यालय, अब निजी विद्यालय जो होते हैं वो किसी व्यक्ति के हाथों में होते हैं, किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथों में होते हैं। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग प्राइवेट स्कूल कहेंगे, प्राइवेट स्कूल कह देते हैं, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल कह देते हैं, या फिर प्राइवेट कोई चीज़ होती है तो उससे निजी व्यक्तियों के जब कोई, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूंजीवादी आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है, पूंजीवादी एक आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर, उत्पत्ति के साधन कौन कौन से मैंने बताया आपको? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये सारे उत्पत्ति के साधन होते हैं, क्योंकि इनसे हम कोई ना कोई वस्तु बनाते हैं। अब इनसे बनाने के बाद हम लोग इन जो है उत्पत्ति के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। किन्हीं व्यक्तियों का? कुछ व्यक्तियों का, निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग तथा जो समस्त जो है तथा वह समस्त क्रियाएं जो है वो लाभ के लिए करते हैं। तो प्राइवेट में क्या होता है? प्राइवेट अगर मान लो कंपनी बनाते हैं, प्राइवेट अगर स्कूल बनाते हैं तो उनका क्या उद्देश्य होता है? तो उनका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। और अगर मान लो हम लोग प्राथमिक विद्यालय बनाते हैं तो ये सरकारी विद्यालय टाइप के होते हैं, सरकारी विद्यालय। और ये जो होते हैं तो इनका जो स्वामित्व होता है, तो इनका जो स्वामित्व होता है वो किसके हाथों में होता है? तो इसका जो स्वामित्व होता है वो सरकार के हाथों में होता है। और सरकार के जब हाथों में होता है तो सरकार अधिकतम कल्याण के लिए ये कार्य करती है, अधिकतम सभी का कल्याण किया जा सके। तो इसके लिए सरकार जो है वो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? तो दूसरी अर्थव्यवस्था यहाँ पर होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात नियंत्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? तो इसमें हम लोग देते हैं कि समाजवादी आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर सरकार अथवा लोक सत्ता का अधिकार होता है। लोक सत्ता का मतलब यहाँ पे सरकार ही से है, ठीक है, अथवा का मतलब होता है सरकार, ठीक है। तथा समस्त जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, समस्त आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में ना रहकर सार्वजनिक क्षेत्र में रहती हैं। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कैसे कहते हैं? तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारी क्या कही जाएगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था कही जाएगी। और सिंपल लाइन में, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि यदि कोई वस्तु है और उसका जो स्वामित्व है वो एक व्यक्ति के हाथों में होता है तो उसे निजी कहेंगे। और जब सरकार के हाथों में होता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग सरकारी चीज़ कह देते हैं, ठीक है। बहुत से स्कूल होते हैं, बहुत से हम लोगों के हॉस्पिटल होते हैं, तो ये सरकार के काम होते हैं। तो सरकारी अगर होते हैं तो सरकार ने अगर इस प्रकार के जो बनाए हुए हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना ना होकर अधिकतम लोक कल्याण करना, तो उनका काम होता है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि नेक्स्ट जो लिखी हुई है उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसमें जो होती है, अगर आप लोगों ने दोनों अर्थव्यवस्था आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी तो इसको भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की अवस्था है। मतलब कि इस अवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो साधन होते हैं वो कुछ साधन जो होते हैं वो निजी क्षेत्र में काम करते हैं और कुछ साधन जो होते हैं वो सरकारी क्षेत्रों में काम करते हैं। तो इसकी जो बीच की कड़ी होती है उसे मिश्रित कहते हैं, या फिर कह देते हैं कि पूंजीवादी प्लस समाजवादी का मिश्रण जो है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें पूंजीवाद व समाजवाद दोनों के दोषों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करके दोनों प्रणालियों के गुणों को अपनाया जाता है। इसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो तीनों मैंने आप लोगों को अर्थव्यवस्थाएं बताई। सबसे पहले मैंने आप लोगों को अर्थव्यवस्था बताई। ये अर्थव्यवस्था होती क्या है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य करते हैं जीविकोपार्जन के लिए, तो
उन जो है उन अर्थ उसको हम लोग क्या कहते देते हैं, उस प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कह देते हैं। अब अर्थव्यवस्था जो है वो इन्होंने 3 भागों में बांटी है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से तीनों की तीनों अर्थव्यवस्थाएं आप लोगों को अच्छी तरीके से पूरी की पूरी समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं, और जो नेक्स्ट में मैंने लिख रखा था आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या आज आप लोग पढ़ लीजिए, और अगली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, तो उनकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे अगली क्लास में बहुत ही जल्द। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, इसको भी टॉपिक में हम लोगों को शामिल करना है, क्योंकि यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन एक आया था कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए, और ये बोर्ड में पूछा गया था। 3 नंबरों का ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो याद रखिए कि एक एक नंबर महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या होती है? आर्थिक का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, और समस्या को हम लोग अभी देख लेंगे कि मानवीय मतलब मानव की आवश्यकताएं जो होती हैं वो असीमित होती हैं। अगर आप लोगों की एक आवश्यकता अगर पूरी कर दी जाती है तो दूसरी आवश्यकता तुरंत जन्म ले लेती है। ठीक है, तो मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, और उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन जो होते हैं, उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास जो साधन होते हैं वो कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि एक समस्या है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, लेकिन आवश्यकताएं कैसी हैं? असीमित होती हैं। और साधन कैसे हैं? तो साधन हम लोगों के पास सीमित हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम अपनी जो है समस्याएं, जो आवश्यकताएं हैं, वो कौन कौन सी पूरी करें। अब जब हम इस पेच में फंस जाते हैं कि अगर हम एक अपनी आवश्यकता को पूरा करने जाते हैं तो दूसरी समस्या को छोड़ना पड़ेगा, और दूसरी समस्या को अगर पूरा करने चाहते हैं तो हम लोगों की तीसरी समस्या छोड़ जाएगी, तीसरी जो आवश्यकता है वो छूट जाएगी। तो ये दुविधा जो आ जाती है तो इसे कहते हैं आर्थिक समस्या। तो इसमें लिखा हुआ है कि असीमित आवश्यकता एवं सीमित साधनों के घटक परिवार और अर्थव्यवस्था दोनों पर लागू होते हैं। एक परिवार की आय सीमित होती है, क्योंकि सभी की आय ज़्यादातर सीमित होती है, जबकि उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं। अर्थात एक परिवार अपनी सीमित आय से अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बात करूं तो 10,000 रुपये जैसे मैं मान लो कमाता हूं, तो मेरे पास जो साधन है वो सीमित हैं, और आवश्यकताएं अगर हम लोग बात करें तो आवश्यकताएं हम लोगों की असीमित होती हैं। तो अब हम सोचते हैं कि अपने जो साधन है 10,000 रुपये से अपनी जो मेन आवश्यकताएं हैं, जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा किया जाए, लेकिन उसमें भी हम लोग दुविधा में फंस जाते हैं कभी कभी कि कौन सी आवश्यकता को पूरा किया जाए। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था के पास साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, और साधनों की इसी सीमितता के कारण एक अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं होता है कि वह अपने सभी नागरिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक वस्तु का प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर सके। तो जैसे मान लो कि हम लोगों की समस्याएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था की समस्याएं भी होती हैं। कि अगर अर्थव्यवस्था में अगर हम लोग बात करते हैं कि हम सोचते हैं कि अगर हमने अपने खेतों में गेहूं बो दिया जाए, तो गेहूं अगर बोते हैं तो हम लोग दूसरी फसल को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इस दुविधा का हमें सामना करना पड़ता है। अतः सीमित साधनों का असीमित आवश्यकताओं के साथ कुशलतम संयोजन करने की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात आवश्यकताओं की तुलना में साधनों की सीमितता ही हमारे सामने इस प्रकार है कि समस्या को जन्म देती है, आर्थिक समस्या को जन्म देती है कि जब हम अपनी किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किन किन साधनों का कितनी मात्रा में प्रयोग करें, इसके लिए हमें चयन या चुनाव करना पड़ता है। वस्तुतः अर्थशास्त्र में इस चयन की समस्या का अध्ययन करना ही हम लोग इसे ही आर्थिक समस्या कहते हैं या कहा जाता है। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बातें बताई, थोड़ी सी बातें आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आर्थिक समस्या आप लोगों का एक बड़ा टॉपिक है। आर्थिक समस्या होती क्या है, इसको अगर हम लोग बना के भी लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं कि एक परिवार की आय जो होती है वो सीमित होती है, और उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं या
तो वो कैसी होती हैं, वो असीमित होती हैं। तो मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं, उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अर्थव्यवस्था की भी बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जो साधन होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि अर्थव्यवस्था भी उत्पत्ति के साधन का प्रयोग करती है, क्योंकि हमें उत्पादन करने के लिए साधनों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। मशीन का यूज करेंगे हम लोग। अब मशीन कैसे आएगी, आप कहेंगे रुपए से, रुपए तो उसे पूंजी बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि मशीन हम कहाँ रखेंगे, रखने के लिए हमें जगह चाहिए होगी, तो जगह हम लोग भूमि को लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उत्पत्ति के साधनों, जो उत्पत्ति के साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, और आवश्यकताएं कैसी होती हैं, वो असीमित होती हैं। तो कौन कौन सी आवश्यकताएं हमारी पूरी की जाए, इस समस्या को अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास एक समस्या आ जाएगी। अब हम उसमें से कुछ समस्याएं अपनी ऐसी निकालेंगे, कुछ आवश्यकताएं जो महत्वपूर्ण होंगी उनका चयन करेंगे, और चयन की जो समस्या होती है इसी को अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या कहा गया है या कहा जाता है। ये बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मैंने आज आप लोगों को क्या क्या बातें बताई, मैं थोड़ी सी आप लोगों को क्लास से पढ़ाता हूँ, कुछ टॉपिक लेकर चलता हूँ कि जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए और बोरियत महसूस ना हो। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आज आप लोगों को, सबसे पहले मैंने आप लोगों को अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याओं की बात हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने अर्थव्यवस्था की बात की है। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था को जानने के बाद हम लोगों ने फिर उसकी अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात की कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं। तो इन्होंने 3 भागों में अर्थव्यवस्था के प्रकारों को बांटा है। फिर उसके बाद पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी को हम लोगों ने ध्यान से और अच्छी तरीके से विस्तृत अध्ययन में पढ़ा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो याद रखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा और अच्छी तरीके से उत्पत्ति के साधन भी बताए मैंने आप लोगों को। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने जानने के बाद आर्थिक समस्या के बारे में बताया मैंने आप लोगों को। आर्थिक समस्या क्या क्या होती हैं उनको, मतलब आर्थिक समस्या के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है। इनमें से आप लोग कुछ बातों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रख देते हैं। अगली क्लास में आप लोगों को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताएंगे और भी आगे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।